और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में मौजूद है और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का अपना 150 दिनों का सफर तय करने निकली कांग्रेस की इस पदयात्रा ने आज शुक्रवार को अपना 100 दिन का सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है। बता दें, आज 15 दिसंबर गुरुवार को यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी आज यह पदयात्रा राजस्थान के मीणा हाईकोर्ट से शुरू की गई, जो कि शाम के समय गिरिराज धरण मंदिर के पास जाकर रुकेगी। बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यात्रा यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं होने दे सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपनी राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए और जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को प्रकट करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटें। बहुत लंबे समय के लिए कुछ लोग इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं कि आतंकवाद एक अन्य साधन या युक्ति है। ये सुझाव कि जो राज्य स्पष्ट रूप से हर चीज में सक्षम है, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो वे केवल असहाय होते हैं, हास्यास्पद है। इसलिए जवाबदेही आतंकवाद का मुकाबला करने का आधार होना चाहिए। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गुरुवार को दुनिया भर के महान कलाकार शामिल हुए और इसी लिस्ट में एक नाम है दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन ने फिल्म फेस्टिवल के दौरान मंच पर नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जब सिनेमा की बात आती है तो अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि स्टेज पर बैठे साथी इस बात से सहमत होंगे कि अब भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, अमिताभ बच्चन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के एक गाने में शाहरुख और दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए भगवा रंग के कपड़ों को लेकर बवाल मचा हुआ है और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी। वहीं इसके एक दिन बाद गुरुवार को माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का भी आह्वान किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही है और इस बीच गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इसीलिए भी यहाँ लागू नहीं होंगे क्योंकि यह दो मुस्लिमों के बीच का विवाद नहीं है। वहीं कुछ देर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में 17 साल की लड़की पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के सिलसिले में मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और उसके 2 दोस्त हर्षित अग्रवाल और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया तेजाब एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था और अरोड़ा ने इसका भुगतान ई-वॉलेट के जरिए किया था। साथ ही बता दें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने तेजाब देने वाले विक्रेता को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और जांच में सहयोग देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को पीड़िता के परिवार द्वारा बताया गया कि लड़की की आंखों की रोशनी प्रभावित नहीं हुई है और डॉक्टरों के अनुसार उसके चेहरे पर आए जलने के घाव भी समय के साथ भर जाएंगे। बता दें, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में बुधवार को सुबह स्कूल जा रही 17 साल की एक छात्रा पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश युवकों ने कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद से ही लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और गुस्से से भरे लोग तेजाब पर प्रतिबंध के बावजूद भी बाजारों में इसकी उपलब्धता पर सवाल उठा रहे हैं।
बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। बता दें कि जहरीली शराब पीने से यहां मंगलवार रात से अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग बीमार हैं। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, हमने पिछले 48 घंटे में जिले भर में सघन छापेमारी की है और 126 व्यक्तियों को पकड़ा है और साथ ही 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी जब्त की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।